Good morning friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स का जो हमने यूनिट शुरू किया था ट्रांसफार्मर्स, उसका लेक्चर नंबर 3 हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। और स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए 2 लेक्चर में ये कवर अप होगा। तो आज लेक्चर नंबर 3 में कुछ पोर्शन ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बाकी का ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का जो पोर्शन है वो हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आ जाते हैं ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के डिटेल में, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को जब हम लोग डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग को जब हम लोग डेवलप करेंगे, तो होगा क्या कि हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर में उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं, और बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अभी हमारा ट्रांसफार्मर का बेसिक्स है, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का बेसिक है, तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफार्मर की डेवलप करनी है। ठीक है, तो होगा क्या कि सबसे जो बेसिक एसेंशियल पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है, वो क्या क्या है उनको हम लोग अब देखेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में। तो स्टूडेंट, टाइमली नोटेड डाउन, कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें है क्या, लिख लीजिए। द सिंपल बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर consist of two coils having high mutual inductance and a laminated steel core। ठीक है, और अगला पॉइंट है the two coils are insulated from each other and the steel core। तो स्टूडेंट्स, है क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ट्रांसफार्मर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम लोग देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन होगा क्या कि सिंपलेस्ट बेसिक फॉर्म, क्योंकि हमें बेसिक से अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो सबसे बेसिक, जो सबसे सिंपल बेसिक एलिमेंट्स को अगर हम लोग गौर करें जो ट्रांसफार्मर में है, तो सबसे बेसिक एलिमेंट्स क्या है, तो हमें दो कॉइल्स चाहिए, और हमें एक लेमिनेटेड स्टील कोर चाहिए जिसका हाई म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफर करे। ठीक है, और ये कॉइल्स कैसे होने चाहिए, तो दूसरे पॉइंट में है कॉइल्स कैसा होना चाहिए, कॉइल्स कैसे होने चाहिए दूसरे पॉइंट में है द टू कॉइल्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द स्टील कोर। तो ये दोनों कॉइल आपस में इंसुलेटेड होने चाहिए और अपने लेमिनेटेड स्टील कोर से भी इंसुलेटेड होने चाहिए। तो ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स है किसी ट्रांसफार्मर के। आगे एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे, इक्विपमेंट बहुत सारे होंगे, जिनको हम डिटेल से देखेंगे, उनके अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप करेंगे, लेकिन हम ट्रांसफार्मर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेके चलने के लिए हम देखेंगे कि यही जो सबसे बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक एसेंशियल पार्ट्स है किसी भी ट्रांसफार्मर को वर्क करने के लिए, कंस्ट्रक्शन की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें दो कॉइल्स चाहिए और हमें एक लेमिनेटेड स्टील कोर चाहिए। ठीक है, आगे के स्लाइड्स में हम लोग और भी डिटेल देखेंगे। तो ऐसे हम लोग आ जाते हैं ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं कि ये आपका जो ट्रांसफार्मर है जो हमेशा आपको दिख जाता है। आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जो आपको हर जगह जहाँ कहीं भी आप ट्रैवल करेंगे, चाहे आप बाहर ट्रैवल करेंगे, चाहे कॉलोनी में ट्रैवल करेंगे, हाईवेज के अलॉन्ग जाएंगे, कहीं भी आप ट्रैवल करेंगे, कहीं भी अपने आसपास देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपको दिखेगा वो है ट्रांसफार्मर्स। और पहले क्लास में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ट्रांसफार्मर इज ट्रीटेड एज द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसफार्मर को हम लोग हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ट्रांसफार्मर को हमने बहुत कॉमनली अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देखा है, क्योंकि पूरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रांसफार्मर पर बेस्ड है। ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पूरे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पड़ती है। हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं थर्मल पावर स्टेशन या वेरियस पावर जनरेटिंग स्टेशंस पे, वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचाने में ट्रांसफार्मर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, ये सब आपका आउटर लुक है ट्रांसफार्मर का। इसमें हम लोग देखते हैं कि है क्या क्या, तो ये आपका मेन टैंक है, मेन बॉडी ऑफ ट्रांसफार्मर है, इसी के अंदर हम लोग कोर को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेटर टैंक है। इन सब के यूजेस को हम लोग आगे चल के देखेंगे, डिटेल्स को देखेंगे, लेकिन अभी कौन कौन से पार्ट्स हैं उन्हें हम लोग जान लें। तो कंजर्वेटर टैंक है, यहाँ ब्रीदर है, लो वोल्टेज बुशिंग्स है, फिर उस दूसरी साइड हाई वोल्टेज बुशिंग्स भी रहेंगी। ठीक है, कूलिंग ट्यूब्स है, फिन्स है, इन जिनको हम लोग रेडिएटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये फिन्स से हम लोग इंश्योर करते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीट जनरेट हुआ वो ऑयल के थ्रू होते हुए
यहाँ इन्फ्लुएंस तक आएगा सर्कुलेट होते हुए इन पाइप्स से, इन्फ्लुएंस से, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज्ड है सो दैट कि प्रॉपर कूलिंग हो सके। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और ये टैंक का कवर हो गया। यहाँ ड्रेन के लिए एक टैप दिया रहता है, एक नल दिया रहता है, जिससे कभी भी ट्रांसफार्मर ऑयल को हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे, इनका क्या यूजेस है और किस वजह से हम लोग क्या क्या चीज़ों को रखते हैं यहाँ पे, ये सारी कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग रखते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर्स में, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर को थोड़ा और डिटेल्स हम लोग देखें तो इस तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कट करके व्यू आपको दिखाया गया है कि अंदर में किस तरह हमने कोर को प्लेस किया है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर। तो आ जाता है हम लोग पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में। तो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या रहेगा, एक आपका मेटालिक कोर रहेगा, एक होल्डिंग फ्रेम रहेगा, होल्डिंग फ्रेम से जिसमें हम लोग कोर को वहाँ प्लेस कर सकें। जाहिर है वाइंडिंग होगी, ठीक है। आपका जो टैंक होगा, यहाँ पे टैंक होगा जो आपका मेन टैंक है जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को इसके चारों ओर प्लेस करेंगे। फिर कंजर्वेटर टैंक भी होगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग ये सब चीज़ें हैं क्या, इनको हम लोग डिटेल से देखेंगे। किसी किसी ट्रांसफार्मर में हमें ट्रांसफार्मर की टैपिंग चेंज करने की जरूरत पड़ती है सो दैट कि हम मैनिपुलेट कर सकें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से हम अपने वोल्टेज और करंट को अलग अलग वैल्यूज पे हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकें। इसलिए हमें टैपिंग की ज़रूरत होती है। जो लोड का हम लोग टैपिंग करते हैं तो हम लोग उसको ऑन लोड टैप चेंजर बोलते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे कि ये सब है क्या, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में बुशिंग्स एंड टर्मिनल्स, ये जो टर्मिनल्स होते हैं जिनसे हम लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और यहाँ लो वोल्टेज वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं, इन्हें हम लोग बुशिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो बुशिंग्स एंड टर्मिनल्स। फिर है रेडिएटर विंग्स एंड कूलिंग ट्यूब्स। तो हमने जो देखा था कि हम लोग आगे पाइप्स से कनेक्ट करके और सरफेस एरिया इंक्रीज करके कुछ रेडिएटर्स को लगाते हैं। तो ये रेडिएटर विंग्स और कूलिंग ट्यूब्स होंगे ट्रांसफार्मर में। ब्रीदर होंगे, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा हुआ एक इक्विपमेंट होगा जिसको हम लोग ब्रीदर बोलते हैं, ठीक है। फिर होगा बकहोल्स रिले, ये भी यूज होता है, कंजर्वेटर टैंक के साथ राइट रहता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोजन वाल्व और कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें डिटेल से कंस्ट्रक्शन में हम लोग आगे चल के हम लोग और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अभी बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें जानना है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर को देखेंगे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है। लेकिन आज हमें अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं उन पर हम लोग फोकस अप करेंगे। बस एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। फिर से इसके बाद हम लोग बेसिक पार्ट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं डिटेल डायग्राम है, यहाँ भी आपको दिखाया जा रहा है कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर, ठीक है। फिर एक्सप्लोजन वाल्व है, यहाँ पे डायफ्राम है, ये एक्सप्लोजन वाल्व है, डायफ्राम है। ऑयल लेवल इंडिकेटर आपके कंजर्वेटर टैंक में लगा रहता है सो दैट कि जब समर में ऑयल का एक्सपेंशन हो या टेम्परेचर के हिसाब से ऑयल का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो तो कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का लेवल जो चेंज होता है तो हम लोग देख सकते हैं ऑयल लेवल इंडिकेटर के हेल्प से कि कितना ऑयल का लेवल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे एसटी टर्मिनल्स, ठीक है। फिर हम लोग देख सकते हैं टैप चेंजर, मैनुअली ऑपरेटेड जो टैप चेंजर है, अगर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग की ज़रूरत है यानी नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी कराने की ज़रूरत है लोड पे तो ऑन लोड टैप चेंजर होगा, या लोड यानी डिस्कनेक्ट करने के बाद टैप चेंजिंग करने की ज़रूरत है तो ऑफ लोड टैप चेंजर होगा, ठीक है। यहाँ कूलिंग ट्यूब्स है, ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर टैंक है। यहाँ व्हील है, जो हेवी ट्रांसफार्मर रहते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाने के लिए हम लोग व्हील्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, तो यहाँ एक हम लोग टैप लगाते हैं जो ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक भी हम लोग उसको बोलते हैं। कभी कभी इसके ऑयल को निकालने के लिए जब हमें ऑयल को चेंज करना पड़ता है, ऑयल की क्वालिटी, ट्रांसफार्मर ऑयल की क्वालिटी डिग्रेड कर जाती है तो उन्हें निकालने के लिए भी हम लोग टैप लगाते हैं, ठीक है। यहाँ टैप है। कभी कभी ऑयल के सैंपल को हम लोग टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं तो उसे निकालने के लिए भी इस टैप का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से अर्थ कनेक्शन के लिए टर्मिनल है, यहाँ से अर्थ कनेक्शन के लिए टर्मिनल है, और ये कट व्यू आपको दिखाया जा रहा है, सेक्शनल व्यू। तो इसमें कट करके आपके ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर का पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ कैसे कोर प्लेस्ड है और इस कोर के चारों ओर हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल रखते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल का आगे चल के हम लोग डिटेल से देखेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या काम है। ट्रांसफार्मर ऑयल का दो मेन काम होता है, एक तो आपके वाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना, वाइंडिंग्स से कोर के बॉडी के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना। दूसरा रनिंग कंडीशंस के अंदर होता क्या है कि आपके ट्रांसफार्मर के कोर में, आपके ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होता है तो उस हीट को डिसिपेट करना भी इसी ट्रांसफार्मर ऑयल का काम है। यानी जो वाइंडिंग्स में और जो कोर में जो हीटिंग डेवलप होती है अलग अलग रीजन से,
आपके ओहमिक लॉसेस से, आई स्क्वायर आर लॉसेस से या फिर मैग्नेटिक लॉसेस से, इनसे जो हीटिंग डेवलप होता है उस हीटिंग को ट्रांसफार्मर ऑयल अपने थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन कैरी करता है, और कैरी करके क्या होता है, तो हीटेड ऑयल पार्टिकल ऊपर जाने लगता है नेचुरल बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन, आपके हीट की वजह से जो डेंसिटी डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से, और नतीजा होता है कि नेचुरल सर्कुलेशन की वजह से इन पाइप्स से होता हुआ ट्रांसफार्मर ऑयल जाता है सर्कुलेट होके, और ये पाइप में चौड़े चौड़े फिन्स लगे रहते हैं, मेटालिक फिन्स लगे रहते हैं। तो होता क्या है कि सरफेस एरिया इंक्रीज है तो कूलिंग प्रॉपर होती है, और एयर इससे पास करके कूलिंग, जो ऑयल गर्म होके गया उसकी कूलिंग होती है, और फिर अगेन कूलिंग होने के बाद वो ठंडा होके नेचुरली सर्कुलेट होके ऑयल नीचे आ जाता है। तो इस तरह नेचुरल सर्कुलेशन चलता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि नेचुरल सर्कुलेशन के अलावा हम लोग फोर्स सर्कुलेशन भी करते हैं, और कूलिंग का अलग अलग तरीका हम लोग अपनाते हैं। बहुत सारी वेराइटीज हैं कूलिंग का, हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ब्रीदर है, ब्रीदर से यहाँ पे एयर है। हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि टेम्परेचर की वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो जो एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर ऑयल है वो इस तरह कंजर्वेटर में चले जाए, और बाहर के एयर के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रीदर भी रखते हैं। ठीक है, यहाँ ऑयल इनलेट वाल्व है जहाँ से हम लोग ऑयल को हम लोग अंदर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में हम लोग डालते हैं। ठीक है, ये बकहॉर्स रिले है, आगे चल के इसका भी आपको पर्पस बताएंगे कि ये है क्या। तो ये स्टूडेंट्स इसलिए था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि ऊपर से जो हम लोग ट्रांसफार्मर्स को देखते हैं तो जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो हैं क्या और उनका मतलब क्या है। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। लेकिन है क्या कि आज हम लोग बेसिकली जो बेसिक एसेंशियल पार्ट है उन पे फोकस करेंगे। ये सिर्फ इसलिए था कि आप जान सकें कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बाद में इन सब का डिटेल हम लोग देखेंगे। आगे चल के आपका मशीन डिज़ाइन का जो पेपर रहता है बीटेक में, तो वहाँ पे मशीन डिज़ाइन के पेपर में इन सब चीज़ों को अलग से डिटेल से देखना होता है, और फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी रहती है, और उन चीज़ों को उनके डिज़ाइनिंग के फैक्टर को भी देखना रहता है कि कैसे किन किन चीज़ों को किन किन ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्टमेंट करके हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ये एक ओवरव्यू के लिए था कि ये सब इक्विपमेंट्स आपके ट्रांसफार्मर में होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के स्कोप के हिसाब से और अभी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम लोग बेसिक एसेंशियल पार्ट्स पे ही फोकस करेंगे आज। तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बेसिक एसेंशियल पार्ट्स। तो है क्या बेसिक एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर है क्या, तो डेफिनेटली पहला ट्रांसफार्मर कोर। आपको ट्रांसफार्मर कोर तो चाहिए ही, और मैं पहले बता चुका हूँ पहले क्लासेस में कि ट्रांसफार्मर कोर कैसा होना चाहिए। तो पहला तो लेमिनेटेड होना चाहिए सो दैट कि हम लोग एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज कर सके। आगे हम लोग देखेंगे कि एडी करंट लॉसेस है क्या। और ट्रांसफार्मर कोर में जो उसका मटेरियल होगा वो स्टील का होगा, और स्टील में भी हम लोग हाई सिलिकॉन कंटेंट का स्टील हम लोग यूज़ करते हैं। कहीं कहीं हम लोग हीट ट्रीटेड स्टील भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं हम लोग कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली एक ट्रांसफार्मर कोर होना चाहिए। दूसरा क्या है बेसिक एसेंशियल पार्ट में, सेकंड नंबर पे है अ सूटेबल कंटेनर टू कीप दीज असेंबल्ड कोर एंड वाइंडिंग्स विद इन इट। अब डेफिनेटली ट्रांसफार्मर कोर तो है, अब एक सूटेबल कंटेनर होना चाहिए, एक बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, जहां उस कंटेनर के अंदर हम लोग इस असेंबल्ड कोर को वाइंडिंग के साथ रख सकें। ठीक है, और थर्ड नंबर तो वाइंडिंग है, वाइंडिंग तो एसेंशियल है, तभी ट्रांसफार्मर को हम लोग वर्क करा सकते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो वाइंडिंग्स होना चाहिए, वाइंडिंग्स थर्ड है आपका जो एसेंशियल पार्ट्स की लिस्ट है यहाँ पे, उसमें थर्ड नंबर पे है। फोर्थ क्या है अ सूटेबल मीडियम फॉर इंसुलेटिंग द कोर एंड इट्स वाइंडिंग फ्रॉम द कंटेनर। और डेफिनेटली एक सूटेबल मीडियम होना चाहिए, एक सूटेबल मीडियम होना चाहिए। और पर्पस क्या है उसका, तो सूटेबल मीडियम होना चाहिए जो आपके कोर को इंसुलेट कर सके। ठीक है, और वाइंडिंग को इंसुलेट कर सके। ठीक है, यानी दोनों वाइंडिंग को आपस में इंसुलेट कर सके और वाइंडिंग को अपने मेटल कंटेनर से इंसुलेट कर सके। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये काम कौन करता है ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल का दो काम है, एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करना दोनों वाइंडिंग्स के बीच में और वाइंडिंग से मेटालिक बॉडी के बीच में प्रोवाइड करना। दूसरा क्या है, ये हीट डिसिपेशन में रोल प्ले करता है। वाइंडिंग्स के अंदर और कोर के अंदर जो हीट जनरेट होता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट को अपने थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन होता क्या है कि ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं, ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और नेचुरल सर्कुलेशन के प्रोसेस से होता क्या है कि हीट होने की वजह से डेंसिटी में डिफरेंस आता है और हीटेड पार्टिकल्स ऊपर फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, और उनका जगह लेने के लिए कोल्ड पार्टिकल्स वहाँ पे आने लगते हैं इस नेचुरल सर्कुलेशन से। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि पाइप और वेंट्स के थ्रू, ठीक है, कॉर्रुगेटेड स्ट्रक्चर के थ्रू फिन्स में होते हुए वो ऑयल जाता है जो हीट हो चुका है,
बाहर के एयर के फ्लो होने से हम लोग क्या करते हैं, फिन्स का एरिया लार्जर रखते हैं, इंक्रीज रखते हैं, तो बाहर के एयर के उसके कांटेक्ट में आने से, मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आने से ऑयल की कूलिंग होती है और फिर कोल्ड जो आपका ऑयल है वो ठंडा होकर नेचुरल सर्कुलेशन के प्रोसेस से अपने आप नीचे चला जाता है और नेचुरल सर्कुलेशन बना रहता है। कहीं कहीं हम लोग कूलिंग में फोर्स अरेंजमेंट भी करते हैं, हम लोग अलग से एक्सटर्नल, हम लोग कहीं कहीं वाटर का भी यूज़ करते हैं, वाटर कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, कहीं कहीं हम लोग इंड्यूस्ड फैन भी लगाते हैं कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। ये सारी चीज़ें आगे चल के हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हम लोग कोर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5th नंबर पे सुटेबल बुशिंग्स, ठीक है, which may be of porcelain, oil filled type, capacitor type for providing insulation and bringing out the terminals of the winding from the tank। अब होता क्या है कि अंदर वाइंडिंग्स है, हमने उसको सील टैंक के अंदर रखा है वाइंडिंग को, कोर को, और उसके चारों ओर उस कंटेनर के अंदर आपके ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल है। तो डेफिनेटली जो वाइंडिंग्स हैं उनका कनेक्शन बाहर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए और कनेक्शन इस तरह से जाना चाहिए कि वो कनेक्शन का डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट आपके मेटल टैंक से ना हो सके, यानी आपका मेटल टैंक इंसुलेटेड भी रहे और कोर से हम लोग वाइंडिंग से होते हुए वाइंडिंग्स के थ्रू के लीड्स को हम लोग बाहर निकाल सकें, सो दैट कि बाहर हम लोग लो वोल्टेज कनेक्शन और हाई वोल्टेज कनेक्शन यानी एलवी कनेक्शन और एचवी कनेक्शंस, या प्राइमरी यूं कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी साइड का कनेक्शन और सेकेंडरी साइड का कनेक्शन हम लोग कर सकें। तो वो कनेक्शंस को बाहर निकालने के लिए हम लोग बुशिंग्स का यूज करते हैं, जो कि आपको देखने में इंसुलेटर्स की तरह लगता है, ठीक है, लेकिन आगे चलकर डिटेल से देखेंगे हम लोग कि बुशिंग में कैसे हम लोग लीड्स को कोर से जो वाइंडिंग्स हैं उनसे लीड्स को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह का हो सकता है, बुशिंग्स हो सकता है, पोर्सिलिन का बना हुआ हो सकता है, ऑयल फिल्ड टाइप का हो सकता है और कैपेसिटर टाइप का हो सकता है। तो ये 5 बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर्स के जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन पे हम लोग फोकस अप करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब डिटेल से इनको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं कोर पे, ठीक है। कोर है क्या, ट्रांसफार्मर का कोर है क्या और कैसे बना रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कोर को बनाने में, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना रहता है और कोर क्या रोल प्ले करता है आपके ट्रांसफार्मर्स में, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग कोर पे। कोर में है क्या, तो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। द कोर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्रांसफार्मर शीट स्टील लैमिनेशंस, ठीक है, assembled in such a way to provide continuous path for the magnetic flux with minimum of air gap included, ठीक है। तो है क्या, कोर क्या है, तो कोर को हम लोग बनाते हैं स्पेशल सीट से, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर सीट स्टील लैमिनेशंस, और इसको हम इस तरह से असेंबल करते हैं कि ये कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड कर सके, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड कर सके। क्योंकि हम लोगों ने देखा था, बेसिक्स में देखा था ट्रांसफार्मर के पहले लेक्चर में कि किस तरह से कॉइल्स से हम लोग कॉइल्स में हम लोग प्राइमरी साइड में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, किस तरह कॉइल्स का सर्किट कंप्लीट होने की वजह से, वाइंडिंग का सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट फ्लो करता है। और हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा फ्लक्स फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके अप्लाइड करंट के, और करंट की वजह से फ्लक्स क्रिएट होता है, और वो वैरिंग फ्लक्स कैसे हमारे ट्रांसफार्मर के कोर से होते हुए एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक लिंक करता है। तो डेफिनेटली हमारा कोर होना चाहिए कैसा, तो कोर हम लोग बनाते हैं ट्रांसफार्मर शीट स्टील लैमिनेशन से, उसको असेंबल इस तरह से करते हैं कि एक कंटिन्यूअस पाथ आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए प्रोवाइड कर सके और मिनिमम एयर गैप के साथ, एयर गैप बहुत कम हो, क्योंकि डेफिनेटली एयर गैप होगा तो उसका रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिज्म जो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग फ्लो करा रहे हैं उसको फ्लो कराने में थोड़ी परेशानियां हमें होंगी और हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि हम लोग एयर गैप को मिनिमम रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्टील यूज्ड हियर इज ऑफ हाई सिलिकॉन कंटेंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग के क्लासेस में मैंने चर्चा किया था कि मैग्नेटिक लॉसेस दो तरह का होता है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस। आगे चल के हम लोग इन लॉसेस को डिटेल से देखेंगे जब हम लोग लॉसेस के सेक्शन में पहुंचेंगे। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमने चर्चा किया कि हम लोग लैमिनेशंस को यूज़ करते हैं, तो वो लैमिनेशंस को क्यों यूज़ करते हैं, तो एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि मैग्नेटिक लॉसेस का जो दूसरा पार्ट है ना, हिस्टेरिसिस लॉसेस, आगे चल के उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमें मटेरियल को हाई परमेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उस मटेरियल को हमें ऐसा मटेरियल यूज करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें सिलिकॉन, हाई सिलिकॉन कंटेंट का हम लोग स्टील यूज करते हैं। उससे क्या है कि वहाँ उसका हिस्टेरिसिस कर्व जो है वो नैरो होता है,
और नैरो होने के चलते उसमें लॉसेस हमारा हिस्टेरेसिस की वजह से लॉसेस हमारा कम होता है। आगे हिस्टेरेसिस लॉस के सेक्शन में हम लोग इसको और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि उसमें रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व में, हिस्टेरेसिस लूप में हम लोग देखेंगे, जो बीएच कर्व हमारा होता है जिसको हम लोग हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि कर्व के नैरो होने से रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी दोनों कम होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा लॉसेस कम होता है। तो हम लोग जानबूझ के हाई सिलिकॉन कंटेंट वाला स्टील यूज़ करते हैं सो दैट कि हमें इम्प्रूवमेंट मिले, हिस्टेरेसिस लॉसेस में हमारी एनर्जी कम वेस्ट हो, हमारा पावर कम वेस्ट हो, ठीक है। तो high silicon content sometimes heat treated to produce a high permeability and low hysteresis loss at the usual operating flux density, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कोर को बनाने के लिए जो हम लोग स्टील यूज करते हैं वो कैसा होता है, हाई सिलिकॉन कंटेंट का होता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग हीट ट्रीटेड भी यूज करते हैं सो दैट कि हाई परमेबिलिटी प्रोड्यूस हो, ठीक है, लो हिस्टेरेसिस लॉस हो। और हम लोग जो यूजुअल ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी जो हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो हम लोग फ्लक्स डेंसिटी हम लोग यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं और उसको ध्यान में रख के हम लोग हाई सिलिकॉन कंटेंट और कभी कभी हम लोग हीट ट्रीटेड स्टील को हम लोग यूज़ करते हैं सो दैट कि हाई परमेबिलिटी हमारा कोर ऑफर कर सके, ठीक है। उसके बाद वाले पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, समटाइम्स CRGO, ठीक है, और CRGO क्या है, तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। तो समटाइम्स CRGO स्टील इज यूज्ड टू मेक अ कोर। होता क्या है कि हमारा जो मेटालिक स्ट्रक्चर है ना, जब हम लोग उसके मैकेनिकल पोर्शन हम लोग ध्यान देते हैं तो किसी भी मेटल्स को, किसी भी मेटल के ऑब्जेक्ट को या एलॉय को जब हम लोग बनाते हैं कास्टिंग के प्रोसेस से, उसको यानी मोल्टन स्टेट में लाके और एक सांचा में हम लोग उसको लाके उसको डालते हैं और फिर हम लोग उसको ठंडा होने देते हैं, सॉलिडिफाई होने देते हैं। तो उस प्रोसेस में होता क्या है कि मॉलिक्यूलर ग्रेन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक टर्म आता है मैकेनिकल ग्रेन्स। तो मैकेनिकल ग्रेन्स का ओरिएंटेशन और मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट जो है ना वो जिगजैग मैनर में हो जाता है। तो होता क्या है कि ठंडे में ही, यानी जब वो कास्टिंग हो गया ना, ठंडे में ही रोलिंग करके एक डायरेक्शन में रोलर यूज करके रोलिंग करके उस शीट को हम लोग निकालते हैं। और रोलिंग करने से होता क्या है कि मॉलिक्यूलर ग्रेन्स का ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ग्रेन्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाता है और अलाइनमेंट होने की वजह से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और नतीजा होता है कि एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर ग्रेन्स के अलाइन होने की वजह से परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी वहाँ पे ऑफर होती है। तो समटाइम्स हम लोग कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील भी यूज करते हैं कोर को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आ जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हमने अच्छे क्वालिटी का स्टील यूज किया, हाई सिलिकॉन कंटेंट का हमने स्टील यूज किया, कहीं कहीं हमने हीट ट्रीटेड स्टील यूज किया और कहीं कहीं हमने कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील यूज किया सो दैट की परमेबिलिटी बेटर हो सके और हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कम हो सके। लेकिन होता क्या है कि एडी करंट लॉस भी हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो एडी करंट लॉस को हम लोग मिनिमाइज करते हैं कैसे, कोर को लैमिनेट करके। वही ये पॉइंट है, काइंडली नोट इट डाउन। The eddy current loss is minimized by laminating the core, ठीक है। The laminations being insulated from each other by a light coat of core plate varnish or by using an oxide layer coating on the surface, ठीक है। तो एडी करंट लॉस को हम लोग मिनिमाइज करते हैं। हम लोग कैसे, तो हम लोग उस एलॉय को, उस स्टील को थिन मेटल शीट्स में काट देते हैं, ठीक है। और हर एक शीट को आपस में इंसुलेट करने के लिए हम लोग उस पर वार्निश की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। कोर प्लेट वार्निश हम लोग यूज करते हैं और कोर प्लेट वार्निश को हम लोग यूज करके इसे आपस में इंसुलेटेड बना देते हैं, ठीक है। या फिर ऑक्साइड लेयर कोटिंग हम लोग कर देते हैं सरफेस से और इसको करके हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग लैमिनेशंस यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो लैमिनेशंस है तो the thickness of laminations varies from 0.3 mm, 0.35 mm for a frequency of 50 Hz, to 0.5 mm for a frequency of 25 Hz। तो होता क्या है कि यहाँ पे रिवर्स रेशियो है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी 50 Hz यानी लेमिनेशन का जो हमारा लेमिनेशंस है उनका थिकनेस वैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक, 0.35 mm से लेके हमारा जो लेमिनेशंस है 0.5 mm तक वैरी करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि थिकनेस जो है किसी मटेरियल का वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो हमें लेस मटेरियल, लेस थिकर मटेरियल ही हमें यूज करना होगा, यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें लेमिनेशंस को 0.35 mm थिक रखना होगा। और अगर हम लोग
25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी अगर कम हो रही है, ठीक है, तो हमें और थिक मटेरियल यूज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि रिवर्स रेशियो में है, जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही पतला मटेरियल्स हमें रख सकते हैं, हमारा काम बहुत थिन मटेरियल से ही चल जाएगा। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेंगे तो हमें थिक मटेरियल चाहिए होगा। तो इसी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी हायर है यानी 50 हर्ट्ज है तो 0.35 mm के लेमिनेशन से भी काम चल जाएगा। लेकिन वही फ्रीक्वेंसी जब कम हो जाएगी 25 हर्ट्ज तो आपको लेमिनेशंस ज्यादा थिकर रखना पड़ेगा, यानी 0.5 mm रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके बीच में यानी जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज के बीच में हम जहाँ फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं उसके हिसाब से इल्यूमिनेशन के थिकनेस को भी हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एडी करंट लॉस से हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स होता क्या है, तो स्टूडेंट्स सपोज अगर हम लोग सॉलिड कोर यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो हम लोग जैसे दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पे लेमिनेशन यूज करते हैं। अगर लेमिनेशन न यूज करके सपोज दैट ये आपका सॉलिड कोर रहता, पूरा का पूरा सॉलिड कोर रहता, तो होता क्या है कि इसके अंदर कॉइल्स हैं, इन कोर के चारों ओर हम लोग इस तरह से कॉइल्स को रखते हैं, ठीक है। कॉइल्स के अंदर डेफिनेटली हम लोग वेरिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वेरिंग करंट है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और हम लोग देख चुके हैं पहले के क्लासेस में, हम देख चुके हैं कि इस तरह फ्लक्स प्रोड्यूस होगा अगर हम लोग प्राइमरी साइड से वी वोल्टेज सप्लाई देते हैं, ठीक है। आई करंट अगर फ्लो होता है, I1 करंट अगर प्राइमरी साइड में फ्लो होता है तो इसकी वजह से एक फ्लक्स क्रिएट होगा, ठीक है। और डेफिनेटली फ्लक्स जो है अल्टरनेटिंग साइनसॉइडली वेरी करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी जिसको हम लोग phi m से इंडिकेट करते हैं, और फ्लक्स बन के इस तरह से ट्रैवल करेगा सर्कुलर पाथ में इस तरह से, और जाके दूसरे कॉइल से लिंक करेगा, ठीक है, जाके दूसरे कॉइल से लिंक करेगा। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं पहले क्लासेस में। तो होता क्या है कि यहाँ पे वेरिंग फ्लक्स है, और यहाँ पे मेटालिक कोर है, तो डेफिनेटली फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के होने के लिए सारा कंडीशन यहाँ पे है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टैटिक फॉर्म यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई होगा, क्योंकि होता क्या है कि कंडक्टर और आपके फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जब भी कोई रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, चाहे तो हम लोग डायनामिक फॉर्म की तरफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डायनामिक फॉर्म को यूज करने के लिए चाहे तो हम लोग कंडक्टर को मूव कराएं फ्लक्स के अंदर, या हम लोग कंडक्टर को स्टेशनरी रखें, फ्लक्स को वेरी कर रहे हैं, तो स्टैटिक फॉर्म की तरह वहां भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्टर, ये जो कोर का मटेरियल है वो कंडक्टर है, जाहिर है ये स्टेशनरी है, लेकिन कॉइल के अंदर फ्लक्स को हम लोग वेरी करा रहे हैं, तो जाहिर है इस फ्लक्स के वेरिएशन के वजह से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के स्टैटिक फॉर्म की वजह से कोर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब कोर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर हम लोग सॉलिड कोर यूज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और होगा क्या कि ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से कोर के सॉलिड मटेरियल में करंट का फ्लो होने लगेगा। और होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज की टेंडेंसी होती है कि जिधर भी लोअर रेजिस्टेंस मिले, जिधर भी लीस्ट रेजिस्टेंस मिले, चार्ज उधर ही फ्लो करने लगता है। तो नतीजा होगा कि यहाँ फ्लक्स के वैरी होने की वजह से एक कोर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वजह से करंट जहां तहां मूव करने लगेगा और एक पाथ कंप्लीट करेगा, इस तरह से अलग अलग ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ्स लगभग कंप्लीट करने लगता है, ठीक है, इस कोर के मटेरियल में जहां तहां मूव करके, ठीक है। इसीलिए इसका नाम एडी करंट है। एडी करंट का मतलब होता है भटकता हुआ करंट। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे जब हम लोग ट्रांसफार्मर को वर्क कराएंगे तो हम लोग वेरिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग साइनसॉइडली वेरिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो करंट भी अल्टरनेटिवली साइनसॉइडली वेरिंग होगा। और डेफिनेटली हम जानते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनआई, तो होता क्या है कि करंट अगर अल्टरनेटली साइनसॉइडली वेरिंग है तो फ्लक्स भी अल्टरनेटली साइनसॉइडली वेरिंग होगा, और नतीजा होगा कि अल्टरनेटली साइनसॉइडली वेरिंग फ्लक्स की वजह से इस स्टेशनरी कंडक्टर जो आपका कोर है, कोर स्टेशनरी कंडक्टर का बना हुआ है, कोर जो है कंडक्टर का बना हुआ है और स्टेशनरी है, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, इसको हम लोग रोक नहीं सकते, ईएमएफ तो जरूर इंड्यूस होगा। अगर कोर सॉलिड मटेरियल का होता तो होता क्या कि चार्ज को जिधर भी लो रेजिस्टेंस मिल रहा है चार्ज उधर ही ट्रैवल करेगा, और धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को लूज करके हीट में, अपनी एनर्जी को हीट में देके ये वापस अपने पाथ को कंप्लीट करेगा अलग अलग सर्कल्स में, ठीक है।
तो जहाँ जहाँ लीस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा करंट उधर उधर फ्लो करेगा और अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और नतीजा होगा कि इस करंट की वजह से इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस अगर R है उसकी वजह से I2R हीटिंग आपके कोर में होने लगेगी, और एनर्जी जो है यहाँ पे वेस्ट होने लगेगा, ये लूज होने लगेगा और कोर अननेसेसरली हीट होने लगेगा, और ये एनर्जी के यूजफुल वर्क में नहीं कन्वर्ट होने की वजह से हमारा लॉसेस बढ़ जाएगा। तो इन लॉसेस को मिनिमाइज करने की हम कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ तो इंड्यूस जरूर होगा जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर को वर्क कराएंगे, लेकिन अगर सॉलिड कोर के बजाय हम थिन शीट्स रखें तो करंट के पास, और वो थिन शीट्स भी आपस में इंसुलेटेड है, तो करंट्स के पास कहीं ट्रैवल करने के लिए, करंट के पास कहीं ट्रैवल करने के लिए अब मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है, क्योंकि हमने पतले पतले शीट्स में उसको काट दिया है। तो ईएमएफ तो जरूर इंड्यूस होगा। ईएमएफ तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के स्टैटिक फॉर्म के वजह से कोर के मटेरियल में ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगा, लैमिनेशंस में भी होगा, लेकिन होगा क्या कि हमने थिन शीट्स में उसे काट दिया है और सारे शीट्स को हमने इंसुलेटेड रखा है, तो करंट के पास अब जगह ही नहीं है, अब मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है जहां करंट ट्रैवल कर सके, और करंट ट्रैवल कर नहीं पाएगा तो जाहिर है हमारा लॉसेस मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में करंट के अलग-अलग जगह ट्रैवल करने में, और ये भटकता करंट है, जहां तहां जिधर भी लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा करंट उधर ही फ्लो कर जाएगा, इसलिए इसका नाम हम लोग एडी करंट देते हैं। तो ये एडी करंट लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं लैमिनेटेड कोर को यूज करके, ठीक है। तो यहाँ इसकी वजह से हम लोग लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब कोर का जो लेमिनेशन है ना, कोर का लेमिनेशन, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो अब ध्यान में रखना है इस तरह का जो कोर होगा ना वो सिर्फ एक मटेरियल का यानी एक शेप का इस तरह का नहीं बना हुआ होगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे कोर टाइप और शेल टाइप, इसमें एक तरह का नहीं बना होगा, इसमें भी हम लोग पार्ट पार्ट रखते हैं यानी सेक्शन हम लोग बनाए रखते हैं। उसका कारण क्या है कि हमें एडी करंट को मिनिमाइज करना है, तो हमने साइडवाइज डायरेक्शन में करंट को मिनिमाइज कर दिया। साइडवाइज डायरेक्शन में करंट के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है, यानी हम लोग देखें यहाँ पे तो इधर जाने के लिए करंट के पास रास्ता नहीं है, क्योंकि पतले पतले लैमिनेशंस है और सब इंसुलेटेड है, लेकिन हाँ करंट इधर तो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो इधर पाथ ना कंप्लीट हो, इसके वजह से हम लोग लैमिनेशंस को पूरा ये एक शेप में इसको नहीं बनाते हैं, पूरे एक शेप में इसको नहीं बनाते हैं, ये हम लोग अलग अलग सेक्शंस यूज करते हैं। कुछ सेक्शन इस तरह से ई शेप का होगा, आगे चल के हम देखेंगे कुछ सेक्शन इस तरह से का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, ये अलग अलग सेक्शंस में है, यानी कोई भी स्ट्रिप जो है यहाँ पे, कोई भी लेमिनेशन आपके करंट को कंप्लीट पाथ नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अलग अलग स्ट्रिप्स, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग लेमिनेशंस, हम लोग अलग अलग शेप का हम यूज करते हैं अपने पूरे कोर को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, द कोर लेमिनेशंस in the form of strips are joined as shown in the given figure। तो इस तरह लेमिनेटेड स्टील कोर को हम लोग रखते हैं, ये इंडिविजुअल लेमिनेशंस है, कुछ आपके ई शेप का है जिसको हम लोग ई लेमिनेशन बोलते हैं, ये आपके इंग्लिश के अल्फाबेट ई की तरह है, कैपिटल ई की तरह, इसलिए ई शेप लेमिनेशन हम बोलते हैं। कुछ आपके इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल आई की तरह है, इसको हम लोग आई शेप लेमिनेशन बोलते हैं। और आगे चल के हम लोग कोर टाइप में देखेंगे एल टाइप का भी स्ट्रिप्स होता है, उसको हम लोग एल टाइप लेमिनेशन भी बोलते हैं। इन सबको एक साथ मिला के अलग अलग पैटर्न पे, कुछ ई टाइप एक जगह, कुछ आई टाइप एक जगह, और इस तरह करके हम लोग कंप्लीट कोर को हम लोग बनाते हैं। बटेड ज्वाइंट हम लोग बनाते हैं और ज्वाइंट करके हाइड्रोलिक प्रेशर से एक साथ हम लोग स्टैक कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग बटेड ज्वाइंट से इनको ज्वाइन कर देते हैं, और इस तरह हम लोग कंप्लीट कोर का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग बट ज्वाइंट्स देते हैं, और इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप का लेमिनेशन शीट्स है, जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं, कुछ ई टाइप्स का होगा, कुछ एल टाइप का होगा, कुछ आई टाइप का होगा। और ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमने लेमिनेशंस को यूज करके, यानी पतले पतले शीट्स को यूज करके, जैसे ये पतला शीट है तो पतला शीट से डेफिनेटली इस साइड करंट के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इस शीट का थिकनेस बहुत कम है। हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोग 50 हर्ट्ज पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे क्या है 0.35 mm है, बहुत कम थिकनेस है, यानी करंट को इधर साइड में जाने के लिए तो रास्ता ही नहीं है। अगर हम लोग इवन हम लोग 25 हर्ट्ज की हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो वहां भी हम लोग देख सकते हैं 0.5 mm का हम लोग थिकनेस यूज करते हैं, तो थिकनेस बहुत कम है। जाहिर है जो
आपके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जाहिर है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के स्टैटिक फॉर्म की वजह से कोर में ईएमएफ तो जरूर इंड्यूस होगा, लेकिन उस ईएमएफ की वजह से अब करंट के पास ट्रैवल करने के लिए मटेरियल ही नहीं है कि कहां वो ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग उस लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं। तो जाहिर है थिन लैमिनेशन से इधर करंट के जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन ये जो कोर है ना, इससे होके करंट अपना पाथ कंप्लीट कर सकता था, और इससे भी क्या होता, आई स्क्वायर आर लॉसेस होता, इससे होके भी अलग अलग सर्कल्स में जा सकता था, आई स्क्वायर आर लॉसेस होता। इस पाथ को भी हम कंप्लीट ना होने दें, इसलिए हम लोग अलग अलग लेमिनेशंस को हम लोग कंप्लीट कोर के पूरे लेमिनेशन को एक साथ ना बना के हम लोग कट वे में हम लोग ई शेप, एल शेप और आई शेप में लेमिनेशंस को हम लोग रखते हैं। ठीक है, और उन्हें स्टैक करते हैं एक साथ, स्टैकिंग ऑफ लेमिनेशन फॉर कोर टाइप, और इस तरह बट ज्वाइंट करके हम लोग कंप्लीट बना लेते हैं ट्रांसफार्मर का कोर। इस तरह शेल टाइप ट्रांसफार्मर का कोर है। आगे चल के हम लोग कोर टाइप और शेल टाइप को डिटेल से देखेंगे ये है क्या। ठीक है, तो लेमिनेशन फॉर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ लेयर शेल टाइप है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बट ज्वाइंट्स करके हम लोग इनको बनाते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग। और होता क्या है कि जो अलग अलग शेप्स हैं उनको हम लोग अल्टरनेट लेयर्स में रख के स्टैगर बनाते हैं। ठीक है, स्टैगर इसलिए करते हैं कि एक ही जगह आपका वो गैप ना हो जाए, यानी जहाँ पे वो जो शेप खत्म हो रहा है और यहाँ पे एयर है, वो एक ही जगह कंटिन्यूअस वो गैप ना बन जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग उन्हें स्टैगर कर देते हैं। इसलिए ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, द जॉइंट्स इन द alternate layers are staggered in order to avoid the presence of narrow gap right through the cross section of the core। अब होता क्या है कि अगर सपोज दैट इमेजिन हम लोग कर रहे हैं कि ई सेक्शन है और ये आई सेक्शन है, सिर्फ इन्हीं को अगर हम लगातार यूज करें और इसी जगह यूज करें, यानी ई को इन्वर्ट नहीं करें, ई को उल्टा करके न ले जाएं, इसी तरह रखें अगर ई को और इधर आई को, हमेशा अगर सारा लैमिनेशन हम लोग ऐसा ही इसी पैटर्न पे यूज करें, तो नतीजा होगा कि यहाँ ई और आई के ज्वाइन होने के बीच में जो गैप है ना, ये एयर गैप पूरे कोर में कंटिन्यूअस रह जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि एक ही जगह पूरे कोर में कंटिन्यूअस एयर गैप होने से मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, और फ्री फ्लो मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं हो पाएगा इस हाई रिलक्टेंस, इस हाई एयर रिलक्टेंस की वजह से। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ लेयर इस तरह का, कुछ लेयर इस तरह का, आगे चल के अगर हम लोग चाहें तो ई को हम लोग उलट सकते हैं, तो नतीजा होगा कि यहाँ पे जो ई और आई का ज्वाइंट्स था, कुछ लेयर में अब ज्वाइंट्स नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस वाला आ जाएगा अगर हम लोग ई को रिवर्स कर दें। ठीक है, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ई अब आपका रिवर्स हो चुका है। इस फिगर में अगर हम लोग गौर से देखें तो ई रिवर्स हो चुका है, आई अब ऊपर आ चुका है, तो नतीजा होगा कि एक ही जगह इस पूरे कोर में अब एयर गैप नहीं है, एयर गैप कुछ इधर भी है, कुछ इधर भी है, एक जगह इसके बीच में एयर गैप है ई और आई के ज्वाइंट्स में, तो अगली बार कंटिन्यूअस है क्योंकि ई यहाँ पे इन्वर्टेड है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में एयर गैप है। ठीक है, अगला बार फिर जो अल्टरनेट लेयर होगा वहाँ पर इस तरह का होगा, तो इस तरह एयर गैप पूरे आपके कोर में नहीं है, कंटिन्यूअस। ठीक है, और इस तरह के हम लोग स्टैगर्ड ज्वाइंट्स को हम लोग बोलते हैं imbricated। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म हम लोग यूज करते हैं, such staggered joints are said to be imbricated। तो इस तरह जो स्टैगर्ड हम लोग ज्वाइन करते हैं, यानी एक एयर गैप यहाँ है तो अगली बार एयर गैप यहाँ होगा, ये जो स्टैगर्ड ज्वाइंट्स हैं इनका हम लोग टेक्निकल नेम देते हैं जिसको हम लोग imbricated बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कोर को जिनमें हम लोग स्टैगर्ड ज्वाइंट करते हैं इन्हें हम लोग imbricated बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांसफार्मर के टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन द ट्रांसफार्मर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू जनरल टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द मैनर in which the primary and secondary coils are placed around the laminated core। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, इवन मशीन का क्लासिफिकेशन भी बहुत तरह से कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बेसिक्स एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। तो होता क्या है कि अलग अलग पैरामीटर्स पे और अलग अलग बेसिस पे हम लोग बहुत सारा क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का, किसी भी मशीन का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बेसिस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम लोग ट्रांसफार्मर्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मेनली हम लोग करते हैं टू जनरल टाइप्स में। ठीक है, और वो टाइप्स किस बेसिस पे हम लोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे तो कर ही रहे हैं, और किन चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द मैनर इन विच द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर प्लेस्ड अराउंड द लैमिनेटेड कोर। ठीक है, तो हम लोग
कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ट्रांसफार्मर को दो जनरल टाइप में क्लासिफाई करते हैं। और किस चीज़ को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को हम लोग लैमिनेटेड कोर पे प्लेस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन, ये दो क्लासिफिकेशन है वो है, नोट कर लीजिए, द टू टाइप्स आर नोन एज कोर टाइप एंड सेल टाइप। तो जो दो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, और ध्यान में रख के कि कैसे, किसके बेसिस पे, तो हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को लैमिनेटेड कोर पे किस तरह से प्लेस करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रांसफार्मर को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज कोर टाइप एंड सेकंड इज सेल टाइप, ठीक है। और आगे चल के अभी मॉडर्न यूजेस में हम लोग नया ट्रांसफार्मर भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग जिसका कोर स्पाइरल नेचर का होता है, ठीक है। और कुछ मैन्युफैक्चरर, कुछ कंपनीज इसको बना भी रही हैं और मैन्युफैक्चर कर रही हैं और अपने मार्केट में इन्हें उतारा है कुछ कंपनियों ने। और उन कंपनियों ने इसका ट्रेड नेम दिया है, चूंकि स्पाइरल कोर है इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस के लिए अपना ट्रेड नेम बनाया स्पाइरा कोर। तो अगला पॉइंट वही है, नोट कर लीजिए, इन एडिशन टू दीज टू टाइप्स, इन दो टाइप के अलावा, इन एडिशन टू दीज टू टाइप्स, नाउअडेज स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड हैविंग द ट्रेड नेम स्पाइरा कोर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो कुछ कंपनी ने स्पाइरल कोर, आगे चलकर हम देखेंगे किस तरह से होता है ये, उसी में एक बेरी ट्रांसफार्मर भी आता है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे बेरी, उनके नाम पे बेरी ट्रांसफार्मर भी आया था, वो भी स्पाइरल कोर पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो आगे चलकर उसका भी हम डिटेल देखेंगे। तो आजकल मेनली हम लोग जानते हैं क्या, कि इन जनरल ये दो टाइप में ही हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, दो टाइप में ही हम लोग ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न यूजेस में स्पाइरल कोर का ट्रांसफार्मर भी यूज हो रहा है और कुछ कंपनियां उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं। और कुछ कंपनियां जो मैन्युफैक्चर कर रही है, उसमें एक कंपनी ने जो मैन्युफैक्चर किया है स्पाइरल कोर का ट्रांसफार्मर, उसका उन्होंने ब्रांड नेम दिया है स्पाइरा कोर, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग डिटेल से देख लेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर के सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। बाद में क्लासिफिकेशन को और डिटेल से हम लोग देखेंगे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन को और डिटेल से देखेंगे और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन को और डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो हम आ जाते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। इसमें क्या है, इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर्स द वाइंडिंग्स सराउंड कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द कोर। तो होता क्या है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेटिव डायग्राम है। तो इसमें क्या है, वाइंडिंग्स जो है ना कोर के मैक्सिमम पार्ट को, एक बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है, जिसको हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो यहाँ ये जो दो लिम्ब है आपके कोर का, दो लेग्स है, इस दोनों में हमने वाइंडिंग को प्लेस किया है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे वो ट्रांसफार्मर्स में वाइंडिंग जो है कोर के मैक्सिमम पार्ट को, कंसिडरेबल पार्ट को कवर करेगा, उसको हम लोग कोर टाइप बोलेंगे। अब आ जाते हैं हम सेल टाइप में। तो सेल टाइप में क्या है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर्स। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में है क्या, इन द शेल टाइप ट्रांसफार्मर्स द कोर सराउंड्स अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग। तो होगा क्या, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोर जो है, कोर वाइंडिंग्स के मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर रहा है। हमने देखा था कोर टाइप में कि कोर के मैक्सिमम पोर्शन को वाइंडिंग कवर कर रहा है, कोर के कंसिडरेबल पोर्शन को वाइंडिंग कवर कर रहा है, इसलिए इसका नाम कोर टाइप था। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वाइंडिंग इतना दूर ही है बीच के लिंब में, बाकी सब कोर है, यानी कोर ने मैक्सिमम आपके वाइंडिंग के कंसिडरेबल पोर्शन को कवर किया है, इसलिए शेल टाइप है, ठीक है। तो जहाँ वाइंडिंग कोर के कंसिडरेबल पार्ट को कवर करे वो हो जाता है कोर टाइप, और जहाँ कोर वाइंडिंग के कंसिडरेबल पार्ट को कवर करे वो हो जाता है शेल टाइप, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा एक चीज और यहाँ पे ध्यान में देना है कि यहाँ क्या है, सिर्फ बीच के लिम्ब में वाइंडिंग को प्लेस किया गया है, और यहाँ इंडिकेटिव डायग्राम में जिस तरह यहाँ क्या था, अलग अलग लेग्स और अलग अलग लिम्ब्स में हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग को एक तरफ और सेकेंडरी वाइंडिंग को एक तरफ, यानी एक लेग पे हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग को दिखाते हैं, दूसरे लेग पे हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग को दिखाते हैं। यहाँ क्या है, एक ही लेग पे हमने अलग अलग करके, एक साइड हमने ऊपर में हमने प्राइमरी वाइंडिंग को दिखाया और नीचे हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को दिखाया। तो इस तरह से इंडिकेटिव डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और डिटेल्स अगर हम देखें तो इस तरह कोर में वाइंडिंग प्लेस्ड है, एक वाइंडिंग ये प्राइमरी हो सकता है, दूसरा वाइंडिंग ये सेकेंडरी हो सकता है। तो यहाँ क्या है, आपके वाइंडिंग ने कोर के कंसिडरेबल पोर्शन को कवर किया है, इसलिए कोर टाइप है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कोर ने वाइंडिंग के कंसिडरेबल पोर्शन को कवर किया है, इसलिए शेल टाइप है, ठीक है।
यहाँ शेल टाइप में यहाँ देख सकते हैं थर्ड लिम्ब है, थर्ड लिम्ब है, तो यहाँ पे थर्ड लिम्ब में यानी जो बीच में जो लिम्ब है, बीच में जो लेग है, उसमें हमने बाइंडिंग को प्लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले की क्लासेस में भी बता चुका हूँ, ये होता क्या है कि अलग अलग दिखाना, ठीक है, जो हम लोग अलग अलग शो करते हैं अपने ट्रांसफार्मर के कोर में वाइंडिंग, एक वाइंडिंग इधर एक वाइंडिंग इधर, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि होगा क्या कि जब हम लोग, मैंने पहले के क्लास में बताया था कि ये सिर्फ इंडिकेटिव डायग्राम है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग को एक लेग पे हमने दिखा दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग को एक लेग पे हमने दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि ये जो फ्लक्स बनेगा ना इसका, वो कुछ फ्लक्स इस तरह से भी अपने पाथ को कंप्लीट कर लेगा, कुछ फ्लक्स इस तरह से भी पाथ को अपने कंप्लीट कर लेगा। यानी होता क्या है, इस कॉइल से जो हम लोग फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हमारा इंटेंशन रहता है कि फ्लक्स इधर से ट्रैवल करके और इस तरह से पाथ को अपने कंप्लीट करे, और ये जो फ्लक्स प्राइमरी ने क्रिएट किया वो पूरी तरह से सेकेंडरी से जाकर लिंक हो जाए। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, जब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करेंगे और वाइंडिंग को अगर हम इस तरह से रखेंगे, तो होगा क्या कि कुछ वाइंडिंग, कुछ जो फ्लक्स क्रिएट हुआ ना, वो इस तरह से एयर गैप में अपने पाथ को कंप्लीट कर लेगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को इस तरह से कंप्लीट कर लेगा। तो नतीजा होगा कि हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा इरादा क्या था कि सारा का सारा फ्लक्स जो हमने प्राइमरी से प्रोड्यूस किया, वो सारा का सारा फ्लक्स जाके सेकेंडरी से लिंक करे, तभी हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, तभी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, तब एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा प्राइमरी का प्रोड्यूस किया फ्लक्स अगर पूरा का पूरा सेकेंडरी से लिंक नहीं करेगा, तो जाहिर है कम लिंक करेगा तो एनर्जी का ट्रांसफर हमारा कम होगा, और ये जो पोर्शन फ्लक्स का इधर एयर गैप से होकर अपने पाथ को कंप्लीट कर रहा है, जाहिर है ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी का कारण है। ठीक है, यानी हमारा इंटेंशन था कि प्राइमरी से जितनी भी एनर्जी हमने क्रिएट किया, उसको इंडक्टिवली पूरी की पूरी एनर्जी को हम दूसरे सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर कर सकें। लेकिन अगर पूरा का पूरा हमारा क्रिएट किया हुआ फ्लक्स अगर इससे कनेक्ट ही नहीं हो, तो डेफिनेटली एनर्जी का हमारा वेस्टेज है, हमारा लॉसेस है। इसी को हम लोग बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, ये जो आपका फ्लक्स है इस पाथ से जाता है, तो आगे चलकर हम लोग देखेंगे इसको हम लोग लीकेज रिएक्टेंस बोलते हैं। तो जाहिर है लीकेज रिएक्टेंस से अगर हमें बचना होगा, अगर हमारा इरादा है कि पूरा का पूरा प्राइमरी का प्रोड्यूस किया हुआ फ्लक्स पूरे के पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक करे, तो बेहतर क्या होता कि जैसे प्राइमरी कॉइल्स हमने बनाया, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में, उसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन की कोटिंग कर दें, पेपर इंसुलेशन की, इम्प्रेग्नेटेड पेपर या क्लॉथ यूज़ करके या वार्निश यूज़ करके या फुलर मटेरियल यूज़ करके या माइकार्टा बोर्ड यूज़ करके, और उस इंसुलेशन के ऊपर फिर उसी पर एक और सिलिंड्रिकल शेप में कॉन्सेंट्रिक अगर दूसरी वाइंडिंग हम लोग प्लेस करें, तो नतीजा होगा कि प्राइमरी का जो फ्लक्स है और इसी के ऊपर ओवरलैप किया हुआ सेकेंडरी है, एक दूसरे से दोनों इंसुलेटेड है, तो नतीजा होगा कि इसी के ऊपर ओवरलैप किया हुआ सेकेंडरी है, तो सारा का सारा फ्लक्स यहीं पर लिंक कर जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी का। तो इस तरह पहले भी जब मैं बता चुका हूँ आपको कि ये सिर्फ इंडिकेटेड डायग्रामों को बनाते थे, जहाँ हम लोग लिंक्स पे, लेग्स पे अलग अलग वाइंडिंग को दिखाते थे, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस हर एक लिंक पे हम लोग दोनों वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। आगे चलकर हम लोग इसको डिटेल से और डिटेल से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, तो काइंडली इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ इंपॉर्टेंट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को। इसमें है क्या, इन द सिंप्लीफाइड एंड इंडिकेटिव डायग्राम फॉर द कोर टाइप ट्रांसफार्मर, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर शोन located on the opposite limbs of the core, but in actual construction the windings are always interleaved to reduce the leakage flux। तो होता क्या है, अभी जो मैंने बताया वही चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें है क्या कि होता क्या है, जब हम लोग सिंप्लीफाइड और इंडिकेटिव डायग्राम दिखाते हैं इस तरह से, जो मैंने पहले भी बताया था कि ये इंडिकेटिव डायग्राम है, तो उस इंडिकेटिव डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग लेग्स पे दिखाते हैं। ठीक है, लेग्स को हम लोग लिम्स भी बोलते हैं, LIMBS। ठीक है, तो अलग अलग लेग्स पे अलग अलग लिम्स पे हम लोग दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे हम लोग आ जाते हैं ना, तो वाइंडिंग्स हमेशा इंटरलीव्ड रहता है, यानी एक के ऊपर एक प्लेस्ड रहता है कोएक्सियल फॉर्म में। ठीक है, इंटरलीव्ड टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। इस तरह से मैंने बताया था कि लीकेज फ्लक्स को मिनिमाइज करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों वाइंडिंग अलग अलग सिलिंड्रिकल शेप में एक दूसरे के ऊपर ही रहें। ठीक है, आपस में भले ही वो इंसुलेटेड रहें, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड रहें। तो होगा क्या कि प्राइमरी का क्रिएट किया हुआ ऑलमोस्ट ऑल फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक कर सकेगा, मैक्सिमम फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में वो आ जाते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से
इंटरलीव्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कोर है, यहाँ पे क्या है, तो कोर के सबसे नजदीक में हमने एलबी वाइंडिंग को रखा है, ठीक है। ये आपका एलबी वाइंडिंग है, दोनों साइड में, कोर के दोनों साइड में हमने एलबी वाइंडिंग को रखा है। और बीच में ये जो रेड कलर का है, ठीक है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इस इंसुलेटिंग मटेरियल में, वो इंसुलेटिंग मटेरियल पेपर का भी हो सकता है, वार्निश का भी हो सकता है, इम्प्रेग्नेटेड क्लॉथ का भी हो सकता है, ठीक है, फूलर बोर्ड्स का भी हो सकता है, माइकार्टा का भी हो सकता है। हम डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस में और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अलग अलग करंट रेटिंग के हिसाब से, अलग अलग इंसुलेशन रेटिंग के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एलवी यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि V2 टू V1 का रेशियो, यानी आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर होता है। यानी हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे हम लोग डिपेंड करता है। हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी टू प्राइमरी के रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर जिसका जहाँ जाहिर है जिस साइड का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है उधर ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। हम लोग ईएमएफ इक्वेशन से देख चुके हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, हम लोग देख चुके हैं, फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो जाहिर है जिधर का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उधर हाई वोल्टेज होगा, उसको हम लोग HV वाइंडिंग बोलेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा उसको हम लोग LV वाइंडिंग बोलेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से वाइंडिंग प्लेस है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कोर के सबसे नज़दीक हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग को रखा, उसके बाद हमने बीच में यहाँ इंसुलेशन रखा और फिर इसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, यानी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, कोएक्सियल फॉर्म में दोनों प्लेस्ड है। यहाँ भी सेम चीज़ रिपीटेड है, दूसरे लिंक पे भी पहले आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग है, उसके बाद आपका ये रेड कलर का इंसुलेशन कोटिंग है, उसके बाद आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग इंश्योर करते हैं कि प्राइमरी का प्रोड्यूस किया हुआ फ्लक्स, इंश्योर आपका मैक्सिमम प्राइमरी का प्रोड्यूस किया हुआ फ्लक्स आपके सेकेंडरी से लिंक कर सके, सो दैट कि एनर्जी का ट्रांसफर प्रॉपर वे से हो, वेस्टेज आपका मिनिमम हो, ठीक है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग इस तरह से इंटरलीव्ड स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। उसी के बारे में है कि इन सम कंस्ट्रक्शंस, और उसमें भी होता क्या है कि कहीं कहीं क्या करते हैं किसी किसी कंस्ट्रक्शन में, जैसे हम लोग मेनली शेल टाइप में देखेंगे, किसी किसी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इधर ऊपर हमने प्राइमरी वाइंडिंग को प्लेस किया, ठीक है, फिर इंसुलेशन, और इधर हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को प्लेस किया। तो कहीं कहीं हम लोग साइड बाय साइड भी प्लेस करते हैं, ठीक है, शेल टाइप में ज़्यादा हम लोग ऐसा करते हैं। तो उसी के बारे में इन सम कंस्ट्रक्शन half the primary and half the secondary winding is placed side by side as shown in the given figure। आगे की फिगर में हम लोग देखेंगे तो साइड बाय साइड में हम लोग प्लेस करते हैं, यानी हाफ पोर्शन, जैसे प्राइमरी का हाफ पोर्शन इस लिंब पे, प्राइमरी का हाफ पोर्शन इस लिंब पे, फिर उसी तरह सेकेंडरी का हाफ पोर्शन इस लिंब पे, सेकेंडरी का हाफ पोर्शन इस लिंब पे, ऊपर नीचे करके यानी साइड बाय साइड करके भी प्लेस करते हैं। ज़्यादा इस तरह का हम लोग देखेंगे सेल टाइप में यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं हम लोग इस तरह, ज़्यादातर केस में हम लोग इस तरह यहाँ यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल शेप में, जो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल में एक दूसरे के ऊपर दोनों वाइंडिंग ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो उसी के बारे में है, ठीक है। तो इसके दूसरे पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, इन मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस द वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड concentrically on each link in different coaxial cylindrical layers as shown in the given figure। तो होता क्या है कि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में वो साइड बाय साइड वाला भी हम लोग करते हैं, लेकिन मेनली हम लोग शेल टाइप में हम लोग यूज़ करते हैं, कहीं कहीं हम लोग यूज़ करते हैं, और मेनली हम लोग शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में यूज़ करते हैं, जहाँ साइड बाय साइड यानी हाफ पोर्शन ऑफ प्राइमरी इस लिंक पे ऊपर की तरफ, हाफ पोर्शन ऑफ प्राइमरी इस लिंक पे ऊपर की तरफ, और उसके जस्ट नीचे में इंसुलेट करके, आपस में इंसुलेशन करके, यहाँ पे हाफ पोर्शन ऑफ सेकेंडरी इस लिंक पे और हाफ पोर्शन ऑफ सेकेंडरी इस लिंक पे, ठीक है। तो वो साइड बाय साइड हो गया, लेकिन हम लोग कम यूज़ करते हैं, और मेनली हम लोग शेल टाइप यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर केस में हम लोग इस टाइप का यूज़ करते हैं जहाँ कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, कोएक्सियल फॉर्म में है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैपिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी के बारे में है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इन मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस द वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली, ठीक है, कंसेंट्रिकली ऑन ईच लिंक in different coaxial cylindrical layers as shown in the given figure, ठीक है। तो ज़्यादातर केस में हम लोग ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में हम लोग वाइंडिंग्स को इस तरह कंसेंट्रिकली यानी कंसंट्रेटेड एक दूसरे के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं हर एक लिंक पे, और किस तरह से है, तो ये कोएक्सियल सिलेंड्रिकल लेयर्स के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग है, बीच में इस तरह रेड कलर वाला इंसुलेशन है, और इधर हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। यही दोनों लिंक में यही चीज़ रिपीट हुआ है। यहाँ भी लो वोल्टेज वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग कोर के नज़दीक रखते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग है तो जाहिर है उसको इंसुलेट करना आसान होगा, तो कोर के नज़दीक
बेटर इंसुलेशन, अगर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग रखें तो वाइंडिंग को कोर से इंसुलेट करने में आपको हमेशा आपके लिए इजी होगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज लो है तो इंसुलेशन की क्वालिटी हमें थोड़ा सा कम रख के भी हमारा काम चल सकता है। वहीं अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग कोर के नज़दीक रखते तो जाहिर है हमें हाई क्वालिटी हाई रेटिंग के इंसुलेशन को हमें यूज़ करना पड़ता, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि कोर से प्रॉपर आपको अगर इंसुलेट करना है तो डेफिनेटली लो वोल्टेज वाइंडिंग को रखें, जिसे इंसुलेट करना आसान है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग कोर के नज़दीक रखते हैं और जनरली हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग कोर से अवे रखते हैं इन सिलिंड्रिकल ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। तो इस तरह उसी का एक और फिगर है, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ है कि यहाँ भी हम लोग उस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, और इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में इस तरह से लेमिनेटेड फॉर्म रख सकते हैं। और ये कोर का टाइप है जहाँ इसको हम लोग क्रूसिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। क्रूसिफॉर्म सेक्शन है ये। अगर ये पूरा आगे चल के हम लोग देखेंगे क्रूसिफॉर्म सेक्शन कैसा होता है, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि लेमिनेशंस को जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, लेमिनेशन के स्ट्रिप्स को, वो सब एक जैसा नहीं रहता है, इंग्लिश के इन अल्फ़ाबेट्स की तरह रहता है। कारण भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह का हम यूज़ करते हैं, इसी के बारे में है, नोट कर लीजिए इसको, काइंडली नोट इट डाउन। इन बोथ कोर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर्स द इंडिविजुअल लेमिनेशंस आर कट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ एल्स, ईज एंड आईज। ये इंग्लिश का लेटर एल की तरह एल्स, ई की तरह ईज और आई की तरह आइज, एज शोन इन द गिवन फिगर। तो होता क्या है कि दोनों तरह के ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग लेमिनेशन का नहीं रखते हैं। कारण मैं बता चुका हूँ आपको, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। तो हम लोग इस तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की तरह ई अल्फ़ाबेट की तरह ई, एल अल्फ़ाबेट की तरह, आई अल्फ़ाबेट की तरह हम यूज़ करते हैं, और इसको फाइनली कंबाइन करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर कोर टाइप हमें बनाना है तो एल और आई को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि एक साइड में मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग स्टैगर्ड रखते हैं एयर गैप को। हम लोग एक ही जगह लगातार पूरे उस कोर के मटेरियल में हम लोग एयर गैप को नहीं रख सकते, यानी हर जगह अगर हम लोग इसी तरह एल और हम लोग इन्वर्टेड एल और एल को अगर हर जगह रखें तो नतीजा होगा कि ये जो एयर गैप दिख रहा है इस पूरे कोर के पूरे थिकनेस में एक ही जगह हो जाएगा। ये हमें नहीं करना है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैगर्ड रखते हैं, यानी चाहे तो हम लोग इस एल को और इस एल को उलट भी सकते हैं, चाहे तो कुछ आई को उठा के कुछ आई को ऐसे उठा के यहाँ रख सकते हैं अल्टरनेट लेयर्स में। उस तरह यहाँ भी अल्टरनेट लेयर्स में कुछ आई को भी रख सकते हैं, या कुछ इधर वाले एल को अब इन्वर्ट कर देंगे, इधर वाले एल को सीधा कर देंगे। तो इस तरह करके स्टैगर्ड इम्ब्रिकेटेड जॉइंट्स हम लोग, बट जॉइंट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका बट जॉइंट करके कोर हम लोग बनाते हैं। और यहाँ वही दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ एक इन्वर्टेड एल है, यहाँ एक सीधा एल है, तो यहाँ जस्ट उसका अपोजिट हो गया, यहाँ अब सीधा एल है, यहाँ इन्वर्टेड एल है। इस तरह का अल्टरनेट लेयर्स यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं। ये कोर टाइप का एग्जांपल है। शेल टाइप में क्या होगा, तो इस तरह ई वाला भी हम लोग यूज करेंगे, तो बीच में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट्स में आ जाते हैं। इसमें है क्या, इन ऑर्डर टू अवॉइड हाई रिलक्टेंस एट द जॉइंट्स वेयर द लेमिनेशंस आर बटेड अगेंस्ट ईच अदर, लेमिनेशंस ऑफ द अल्टरनेट लेयर्स आर स्टैक्ड डिफरेंटली टू एलिमिनेट these joints, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ वही चीज़ है कि होता क्या है कि एक ही जगह हाई रिलक्टेंस ना मिले हमें, एक ही जगह एयर गैप कंटिन्यूअस पूरे मटेरियल में हमें एक ही जगह एयर गैप ना मिले। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक तो बट करके लगाते हैं, और दूसरा लेमिनेशंस हम लोग अल्टरनेट लेयर्स का यूज़ करते हैं, जिनको स्टैक कर लेते हैं डिफरेंटली, जिस तरह हमने यहाँ डिफरेंटली इन्हें स्टैक किया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ई की तरह और कैपिटल आई की तरह, कैपिटल ई और कैपिटल आई की तरह हम लोग इस तरह लेमिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस तरह हम लोग एल का भी लेमिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन्हीं से हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, और शेल टाइप ट्रांसफार्मर भी हम लोग इन लेमिनेशंस को यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोर में जिस तरह हम लोग दोनों लिंक पे वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स ने कोर के कंसिडरेबल पोर्शन को कवर किया हुआ है, यानी इसके दोनों लिंक्स में हमने वाइंडिंग को प्लेस किया है। तो इस तरह क्रॉस सेक्शनल व्यू में देख सकते हैं कि वाइंडिंग से सबसे नज़दीक एल वी है, ठीक है। बीच में ये इंसुलेशन लाइन है, बीच में इंसुलेशन लाइन है, ठीक है। और वाइंडिंग के अवे में फिर ये एच है, फिर ये एच है। ये पहले लिंक पे हो गया, दूसरे लिंक पे यही चीज़ रिपीटेड है। आपके कोर के नज़दीक में एल वी है,
ये इंसुलेशन लाइन है, इंसुलेशन लाइन है। कोर के बाद इधर दूर में एच भी है, एच भी है, ठीक है। तो ये कोर टाइप कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं शेल टाइप में। तो शेल टाइप में क्या है, तो शेल टाइप में हम लोग जानते हैं कि वेयर कोर कवर्स कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ वाइंडिंग। तो यहाँ कोर ने वाइंडिंग के कंसिडरेबल पोर्शन को कवर किया। यानी जनरली शेल टाइप में हम लोग क्या करते हैं, बीच का जो लिम्ब है ना, इस पे हम लोग वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, कोर के सबसे नजदीक एलवी, इस साइड भी एलवी, उसके बाद ये इंसुलेशन लाइन, ये इंसुलेशन लाइन, उसके बाद कोर के दूर में एचबी, इधर भी कोर में एचबी। तो इस तरह से सेल टाइप का कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। इस तरह से लेमिनेशन यूज करते हैं। कोर टाइप के लिए मेनली हम लोग इस तरह का एल यूज करते हैं या कुछ आई यूज करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि आपका जो इंड है ना, वो इंड पॉइंटेड ना होके इस तरह के शेप में रहता है। तो यहाँ हम लोग इस तरह यू टाइप और आई टाइप यूज करते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, यानी एल और आई इंसुलेशंस, यहाँ यू और आई इंसुलेशंस, ठीक है। फिर यहाँ शेल टाइप को बनाने के लिए हम लोग ई और आई लेमिनेशंस यूज करेंगे, या इस तरह बिग ई और स्मॉल ई का भी कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, जहाँ हमें इंड्स को, हमारे कॉर्नर्स को हमें जब पॉइंटेड नहीं रखना रहता है, हमारा जो एजेस हैं, जो हमारा कॉर्नर्स है, वो स्मूथ एजेस हमें बनाना है, तो इस तरह का भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है, एक बिग ई और एक स्मॉल ई का कॉम्बिनेशन भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लेमिनेशंस को एक साथ रख के कोर को बनाते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन को हम लोग डिटेल से देखेंगे। कोर टाइप ट्रांसफार्मर को आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, और लेक्चर नंबर 4 में आगे चल के हम लोग फिर शेल टाइप को भी हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग डिटेल से आ जाते हैं कोर टाइप में, ठीक है। The coils used are form wound and are of cylindrical shape. अब coils होंगे कैसे, तो form wound होंगे, यानी एक सांचा पे हम लोग वाउंड करेंगे, ठीक है। और जनरली हम लोग सिलिंड्रिकल शेप में रखेंगे। ये सिलेंडर कई तरह का हो सकता है, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप में हमेशा ये नहीं सोचना है, सिलिंड्रिकल शेप में हमेशा ये नहीं सोचना है कि सिलेंडर हमेशा सर्कुलर इंड वाला ही सिलेंडर होगा, यानी ऊपर सर्कल है और इस तरह से हमेशा सर्कुलर इंड वाला ही सिलेंडर होगा। सिलेंडर रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, ठीक है। सिलेंडर इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का सिलेंडर, इसको भी हम लोग सिलिंड्रिकल शेप बोलेंगे, इसको भी सिलिंड्रिकल शेप बोलेंगे। लेकिन ये सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप है या रेक्टेंगुलर सिलिंड्रिकल शेप है। इस तरह ओवल सिलिंड्रिकल शेप भी हो सकता है। हम लोग उस तरह की बाइंडिंग को भी यूज़ करते हैं, ओवल भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग हम लोग सिलिंड्रिकल शेप हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ कॉइल्स में बी सर्कुलर, ओवल और रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो एक हमने पहले पॉइंट में देखा था, कॉइल्स यूज्ड आर फॉर्म वाउंड एंड आर ऑफ सिलिंड्रिकल टाइप। तो फॉर्म पे यानी एक सांचा पे हम लोग उसको वाउंड करते हैं, तब हम लोग कोर पे प्लेस करते हैं, और जो कॉइल यूज होता है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। हमने देखा है पिछले स्लाइड में, बैक आके हम लोग देख सकते हैं किस तरह सिलिंड्रिकल शेप में होगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप में, सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप में उसका एक टॉप व्यू है, तो हमें दिख रहा है इस वाइंडिंग का टॉप व्यू है, तो हमें दिख रहा है कि इस तरह सर्कल है सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम आ जाते हैं, इसमें है क्या, तो इसके बारे में है। अब सिलिंड्रिकल में भी कैसा होगा, तो सिलिंड्रिकल में भी सर्कुलर, ओवल या रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है। वाइंडिंग जो हमारा है इस तरह का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, ठीक है। इन स्मॉल साइज कोर टाइप ट्रांसफार्मर्स अ सिंपल रेक्टेंगुलर कोर इज यूज्ड। अब क्या होता है कि जो छोटे ट्रांसफार्मर हैं, छोटे कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैं, उसमें रेक्टेंगुलर कोर हम लोग यूज करते हैं, और उसमें जो कॉइल्स होंगे वो इस तरह का सिलिंड्रिकल फॉर्म का होगा, ठीक है, या फिर इस तरह का रेक्टेंगुलर फॉर्म का हो सकता है। कोर तो आपका जो स्मॉल साइज कोर टाइप ट्रांसफार्मर होगा, वहाँ पे कोर तो स्क्वायर आपका रेक्टेंगुलर शेप का होगा, और उस पे जो हम लोग वाइंडिंग्स को प्लेस करेंगे वो इस तरह का सर्कुलर सिलिंड्रिकल हो सकता है या रेक्टेंगुलर सिलिंड्रिकल हो सकता है। लेकिन वहीं लार्ज साइज में हम लोग देखेंगे, इन लार्ज साइज कोर टाइप ट्रांसफार्मर्स राउंड और सर्कुलर सिलिंड्रिकल कॉइल्स आर यूज्ड व्हिच आर so wound as to fit over a cruciform core section। तो होगा क्या कि लार्ज साइज कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग क्रूसिफॉर्म कोर सेक्शन रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्रूसिफॉर्म कोर सेक्शन क्या होता है, ठीक है। उससे हमें फायदा क्या मिलता है, क्रूसिफॉर्म कोर सेक्शन से फायदा मिलता है कि मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया को हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसमें हम लोग जो कॉइल्स यूज करेंगे वो इस तरह का राउंड हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ठीक है। हम लोग उसको सर्कुलर कॉइल्स को उस क्रूसिफॉर्म कोर सेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि होता क्या कि जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये क्रूसिफॉर्म कोर सेक्शन है, ये क्रूसिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इस तरह का जो शेप है ना क्रूसिफॉर्म कोर सेक्शन है।
होता क्या है कि अगर बहुत बड़ा हमारा ट्रांसफार्मर रहे, लार्ज ट्रांसफार्मर यूज़ करें, ये टॉप व्यू जिस तरह है उस तरह टॉप व्यू अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं तो नतीजा होगा कि जब हम लोग प्लेस करेंगे ना कोर के चारों ओर, जैसे सपोज दैट इतना दूर का जो है ये आपका विड्थ है लेंथ का, जो हम लोग टॉप व्यू में ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा जब सिलेंड्रिकल हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ना तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा पोर्शन खाली रह गया है, बहुत ज़्यादा पोर्शन खाली रह गया। ये हमें टाइटली पैक्ड रखने की कोशिश करनी है। टाइटली पैक्ड रहने से क्या होगा कि मैक्सिमम फ्लक्स जो वाइंडिंग जो है ना, वाइंडिंग की वजह से क्रिएट किया हुआ मैक्सिमम फ्लक्स कोर से लिंक हो सकेगा। इस एयर गैप में, एयर गैप जाहिर है हाई रिलक्टेंस ऑफर करता है, तो इस हाई रिलक्टेंस की वजह से हमारा लॉसेस कम हो, मैक्सिमम फ्लक्स कोर से लिंक हो सके, कोर से कॉइल को हम टाइटली पैक करें। तो यहाँ ज्योमेट्री की वजह से यहाँ पे क्या है, अगर सर्कुलर सिलिंड्रिकल कॉइल को हमें रखना है तो यहाँ गैप ज़्यादा मिलेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्रूसीफॉर्म कोर सेक्शन यूज़ करें 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, आगे चल के और भी स्टेप में करते हैं हम लोग, तो उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि अब जो हमारा बनेगा ना, अब जो हमारा बनेगा कॉइल सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें इफेक्टिव एरिया ये जो बर्बाद हो रहा था एयर गैप में वो मिनिमाइज हो गया, इफेक्टिव एरिया मिनिमाइज हो गया। और भी अगर हम लोग करें आगे चल के कई स्टेप वाला भी क्रूसीफॉर्म हम लोग बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ और फ़ायदा मिलेगा। यहाँ जब सर्कुलर कॉइल को हम लोग प्लेस करेंगे तो नतीजा होगा कि एयर गैप और कम हो गया। ठीक है, तो सर्कुलर को हम लोग इसलिए प्रीफर करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि स्मॉल मशीन्स में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के स्मॉल मशीन्स में, कोर स्मॉल है तो वहाँ हम लोग सर्कुलर सिलिंड्रिकल भी यूज़ कर सकते हैं कॉइल, रेक्टेंगुलर सिलिंड्रिकल भी यूज़ कर सकते हैं, ओवल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे बड़े मशीन्स में हम लोग आते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर्स में, तो होता क्या है कि हम लोग सर्कुलर सिलिंड्रिकल कॉइल ही रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हमें कॉइल्स को सर्कुलर सिलिंड्रिकल ही रखना है और कोर अगर हम पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर रखें तो ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एयर गैप जो हाई रिलक्टेंस ऑफर करेगा और नतीजा होगा कि हमारा लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो जाहिर है हमारी मजबूरी है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बेटर रहने के लिए कॉइल को हमें सर्कुलर सिलिंड्रिकल फॉर्म में रखना है, तो कोर को हम क्रूसीफॉर्म बना सकते हैं इस तरह के स्टेप्स में। तो इस तरह से बनाने से क्या होगा कि स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा और एयर गैप बहुत कम रहेगा, तो एयर गैप के हाई रिलक्टेंस की वजह से हमारा लॉसेस बहुत कम होगा और कोर के नज़दीक रहने से, बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस रहने से कॉइल का प्रोड्यूस किया हुआ मैक्सिमम फ्लक्स कोर से लिंक भी कर सकेगा। तो इस तरह क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। इस तरह से क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर जो 1 स्टेप का भी हो सकता है, 2 स्टेप का हो सकता है, फर्दर 3 स्टेप का भी हो सकता है। आगे चल के और डिटेल हम लोग उसका देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, उसी के बारे में है, उसी के बारे में है। तो अभी मैंने बताया कि हम लोग सर्कुलर सिलिंड्रिकल कॉइल को इसलिए यूज़ करते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, उसी के बारे में है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। तो उसी पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें है क्या, द सर्कुलर सिलिंड्रिकल कॉइल्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफार्मर्स बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि है क्या कि सर्कुलर सिलिंड्रिकल कॉइल्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं बड़े ट्रांसफार्मर्स में, बड़े कोर टाइप ट्रांसफार्मर्स में, बिकॉज इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमेशा हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सच सिलिंड्रिकल कॉइल्स आर फाउंड इन हेलिकल लेयर्स with different layers insulated from each other by means of impregnated paper, cloth, micarta board और cooling ducts। अब होता क्या है कि ऐसे सिलिंड्रिकल कॉइल्स को हम लोग डेफिनेटली कैसे बनाएंगे, तो जाहिर है सर्कुलर सिलिंड्रिकल कॉइल्स है तो इस तरह से कॉइल ले जाएंगे, तो डेफिनेटली हेलिकल लेयर्स में हम लोग ले जाएंगे। जिस तरह से अगर ये आपका कोर है, इसके चारों ओर इस तरह से कर रहे हैं तो डेफिनेटली हेलिकल लेयर्स में होगा। तो इस तरह से हेलिकल लेयर्स में हम लोग इन सिलिंड्रिकल कॉइल्स को रखते हैं और उसके बाद जैसे आपका प्राइमरी कॉइल्स हो गया, एलवी कॉइल्स हो गया, उसके बाद उस पर इंसुलेशन की कोटिंग हो गई, फिर उसका सेकेंडरी कॉइल्स हो गया। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके, ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर में, कोएक्सियल स्ट्रक्चर में इस तरह से हम लोग प्लेस करते हैं, कंसेंट्रिक स्ट्रक्चर में, जिसका कॉमन एक सेंटर हो, दोनों कॉइल्स का जाहिर है कॉमन सेंटर होगा, दोनों कॉइल्स का सर्कल्स का कॉमन सेंटर होगा। तो इस तरह कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर में भी हम लोग प्लेस करते हैं और इनको इन डिफरेंट लेयर्स को इंसुलेट करते हैं। किस तरह से, तो इम्प्रिग्नेटेड पेपर यूज़ करते हैं, इम्प्रिग्नेटेड क्लॉथ्स भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं माइकार्टा बोर्ड यूज़ करते हैं, और इवन जो बड़े ट्रांसफार्मर हैं उनमें कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए बीच से कूलिंग डक्ट्स भी हम लोग गुजार देते हैं, जिससे फ्लूइड को हम लोग फ्लो करा सकते हैं, वाटर को या ऑयल को हम लोग फ्लो करा के कूलिंग मैकेनिज्म हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो इनके लिए हम लोग इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन को रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, तो इंसुलेट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं उसका थोड़ा सा डिटेल है। ठीक है, तो इसमें है क्या, इंसुलेटिंग सिलेंडर ऑफ फुलर बोर्ड आर यूज्ड टू सेपरेट सिलिंड्रिकल वाइंडिंग्स फ्रॉम द कोर एंड फ्रॉम ईच अदर। तो होता क्या है कि ये जो हम लोग वाइंडिंग्स को प्लेस करते हैं ना, जैसे बीच में यहाँ रेड कलर का इंसुलेशन दिख रहा है, यहाँ कोर है, कोर के सबसे नज़दीक लो वोल्टेज वाइंडिंग है, उसके बाद ये इंसुलेशन का लेयर दिख रहा है, उसके बाद फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो ये जो इंसुलेशन का लेयर है ना, डेफिनेटली ये भी सिलिंड्रिकल शेप में होगा, क्योंकि आपकी वाइंडिंग सिलिंड्रिकल शेप में है और पूरे वाइंडिंग को एक दूसरे से इंसुलेट करना है, पूरे सरफेस वाइंडिंग के सरफेस को, पूरे वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग के सरफेस को हाई वोल्टेज वाइंडिंग के सरफेस से इंसुलेट करना है। तो डेफिनेटली हमारा इंसुलेशन भी सिलिंड्रिकल शेप का होगा। तो उसी के बारे में है कि इंसुलेटिंग सिलिंडर्स, जो ये आपका सिलिंडर के शेप में इंसुलेटिंग लेयर होगा, यानी इंसुलेटिंग सिलिंडर्स। तो इंसुलेटिंग सिलिंडर्स ऑफ फुलर बोर्ड, फुलर बोर्ड एक मटेरियल होता है जिसको हम इंसुलेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, और फुलर बोर्ड आर यूज्ड टू सेपरेट cylindrical windings from the core and from each other। तो डेफिनेटली प्राइमरी वाइंडिंग है या लो वोल्टेज वाइंडिंग है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कोर से इंसुलेट करने के लिए, तो वहाँ भी एक इंसुलेशन का लेयर होगा, उसके बाद हम लोग वाइंडिंग को प्लेस करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इंसुलेशन का लेयर होगा, उसके बाद हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंसुलेटिंग सिलिंडर्स है ना, जो वाइंडिंग को कोर से इंसुलेट करते हैं और दोनों वाइंडिंग को आपस में इंसुलेट करते हैं, यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आपस में इंसुलेट करते हैं, इनके बीच में ये फुलर बोर्ड के सिलिंडर्स डाल के हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। फुलर बोर्ड के सिलिंडर्स से हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में है, सिंस द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज इजीएस्ट टू इंसुलेट, इट इज प्लेस्ड नियरेस्ट टू द कोर। तो पहले मैं बता चुका हूँ, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि लो वोल्टेज वाइंडिंग है जिसे इंसुलेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वोल्टेज लो है तो जाहिर है इंसुलेशन की क्वालिटी उसके हिसाब से डिजाइन करना होगा हमें। वहीं हाई वोल्टेज वाइंडिंग को अगर कोर के पास हम रखें तो डेफिनेटली हाई वोल्टेज के हिसाब से हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगा, और उस हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के हिसाब से हमें हाई रेटिंग के इंसुलेशन को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नतीजा होता है, हम लोग जानते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को इंसुलेट करना सबसे आसान होता है, इसीलिए कोर के सबसे नजदीक में हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही पॉइंट है ये। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर अब होता क्या है, तो हमने कोर में देखा कि कोर के मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, थिन शीट्स ऑफ लेमिनेशंस में काट के फिर उसको वार्निश की कोटिंग करके और तब हम लोग एक साथ स्टैक करते हैं। तो डेफिनेटली इफेक्टिव एरिया जो है ना, इफेक्टिव मेटालिक एरिया जो है, इफेक्टिव कंडक्टिंग एरिया जो है, या इफेक्टिव मैग्नेटिक जो हमें परमेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला एरिया है, तो डेफिनेटली वो कम होगा, क्योंकि अगर हमें लेमिनेशन किया हुआ, लेमिनेशन करने के बाद तैयार कोर अगर हमें इस थिकनेस का दिख रहा है, तो जाहिर है इस थिकनेस में पतले पतले लेमिनेशंस हैं जो वार्निश की कोटिंग से, जो पेपर की कोटिंग से या वार्निश की कोटिंग से या ऑक्साइड लेयर की कोटिंग से आपस में इंसुलेटेड। तो होगा क्या यहाँ पे कि हम लोग देख सकते हैं कि सपोज दैट अगर हमारे कोर का, तैयार कोर का थिकनेस इतना है, ठीक है, लेमिनेटेड कोर का थिकनेस अगर हमें इतना दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो थिन लेमिनेशंस है ना, जो वार्निश की कोटिंग से आपस में इंसुलेटेड है, मेटल ऑक्साइड के लेयर से आपस में इंसुलेटेड है, वो इनमें प्लेस्ड हैं। तो डेफिनेटली इतना एरिया अगर इतने थिकनेस का हमें दिख रहा है कोर का, तो जाहिर है इसमें जो यूजफुल एरिया है ना, जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो कम होगा। तो अगर हमें कोर का थिकनेस इतना दिख रहा है, तो इफेक्टिव एरिया, जो वर्किंग एरिया है ना इसका, जो वर्किंग पोर्शन है, वो डेफिनेटली कम होगा। उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसी के बारे में एक पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द लेमिनेशंस एंड इंसुलेशन द नेट इफेक्टिव कोर एरिया इज रिड्यूस्ड। तो लेमिनेशन और इंसुलेशन की वजह से जितना हमें कोर एरिया दिखता है ना, उतना हमारे लिए वर्किंग नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को पास कराने के लिए जो हाई परमेबल एरिया है, वो सिर्फ वो मेटालिक एरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, इसी के बारे में देयरफॉर फॉर आवर एनालिसिस एंड मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ड्यू अलाउंसेस एंड कंपनसेशन फॉर दिस इन कैलकुलेशंस हैज टू बी मेड। तो होता क्या है कि अब है, जाहिर है हमारे एनालिसिस के लिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोर का थिकनेस दिया हुआ है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक कंसिडरेशन को अगर हम ध्यान में रखेंगे और उसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को अगर हमको बनाएंगे, तो जाहिर है इतना पूरा का पूरा एरिया आपके मैग्नेटिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो जाहिर है इफेक्टिव एरिया जो है उसको कैलकुलेशंस में हमें उसके हिसाब से कुछ कंपनसेट करके निकालना होगा कि एक्चुअल इफेक्टिव एरिया कितना है इस थिकनेस में जो मैग्नेटिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसी के बारे में है कि देयरफॉर फॉर आवर एनालिसिस एंड मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन
तो हमारे एनालिसिस के लिए और मैथमेटिकली उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें अलाउंस देना पड़ता है, ड्यू अलाउंस और कंपनसेशन देना पड़ता है। ड्यू अलाउंस एंड कंपनसेशन फॉर दिस इन कैलकुलेशन हैज टू बी मेड, ठीक है। तो हमें वो ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर इतने विड्थ का आपका कोर दिख रहा है, इतने एरिया का आपका कोर दिख रहा है, तो इसमें मैग्नेटिज्म में पार्टिसिपेट करने वाला या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पार्टिसिपेट करने वाला इफेक्टिव एरिया कितना होगा, जिसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में है, तो एक रफ हम लोग अंदाजा लेके चल सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और वो क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के बारे में अगला पॉइंट नोट कर लीजिए से, इट इज फाउंड दैट इन जनरल द रिडक्शन इन कोर क्रॉस सेक्शन एरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ impregnated paper, coated surface oxide layers etc is of the order of 10% approximately, ठीक है। तो होता क्या है कि एक्चुअल थिकनेस जो हमें दिख रहा है कोर का, तो हम लोग जानते हैं कि वार्निश के लेयर की कोटिंग की वजह से और मेटल ऑक्साइड के वजह से ये जो लेयर्स है ना, उनके बीच में इंसुलेशन है जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को फ्लो कराने के लिए या मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ प्रोवाइड करने के लिए। तो जाहिर है उनके लिए हम कंपनसेशन लेते हैं अपने कैलकुलेशन में आपका जो इफेक्टिव यूजफुल एरिया है उसको ध्यान में रखने के लिए। तो हम लोग देखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, हम लोग देखते हैं कि इन जनरल 10% जो है ना कंपनसेशन वहाँ पे होता है, यानी जो आपका इतना एरिया जो दिख रहा है ना कोर का, उसका 10% जो है आपके लिए यूजफुल नहीं है, बाकी बचा एरिया आपके लिए यूजफुल है। तो 10% के फैक्टर को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं। उसी के बारे में इट इज फाउंड दैट इन जनरल द रिडक्शन इन कोर, यानी आपका जो एक्चुअल कोर दिख रहा है और आपका जो एक्चुअल में कोर दिख रहा है और इफेक्टिव कोर जितना पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए वो क्या होता है, तो आपके एक्चुअल एरिया से आपका इफेक्टिव एरिया 10% कम होता है। तो इस फैक्टर को हम लोग ध्यान में रखते हैं। इफेक्टिव एरिया कौन सा, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पार्टिसिपेट करे, तो आपके एक्चुअल एरिया से ये जो इफेक्टिव एरिया है वो 10% कम होगा। उसी के बारे में इट इज फाउंड दैट इन जनरल द रिडक्शन इन कोर क्रॉस सेक्शन एरिया due to the presence of impregnated paper, coated surface oxide layers etc is of the order of 10% approximately, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में लेके चलते हैं। और इस तरह जैसा कि मैंने बताया क्रूसिफॉर्म कोर का, तो इस तरह अलग अलग क्रूसिफॉर्म सेक्शन हम लोग क्रूसिफॉर्म कोर को हम लोग रखते हैं सो दैट कि हमारा फायदा हो सके। जैसे कहीं कहीं रेक्टेंगुलर कोर है तो रेक्टेंगुलर कॉइल को ही हमने रखा, रेक्टेंगुलर सिलिंड्रिकल कॉइल को। ये टॉप व्यू है सबका। यहाँ पे क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर अगर हमारा कोर है तो इस पे अगर सर्कुलर कॉइल को, सर्कुलर सिलिंड्रिकल कॉइल को हम रखना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है ये एयर गैप प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं अगर एक स्टेप का क्रूसिफॉर्म हम लोग क्रिएट करते हैं तो देखते हैं हम लोग कि अब जो है एयर गैप का एरिया वो कम हो गया, यानी वेस्टेज आपका कम हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर और स्टेप अगर हम लोग कट करते हैं क्रूसिफॉर्म में तो यहाँ जो इफेक्टिव एरिया है आपका इम्प्रूव हो गया, एयर गैप और कम हो गया। यहाँ और स्टेप बढ़ाते हैं तो देखते हैं यहाँ और हमें फायदा मिल रहा है, एयर गैप हमारा और कम हो रहा है, जिसकी चर्चा पहले भी कर चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोर रेक्टेंगुलर हो सकता है, कॉइल भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, आपका कोर स्क्वायर हो सकता है, आपका कॉइल सर्कुलर सिलिंड्रिकल हो सकता है, आपका कोर क्रूसिफॉर्म का हो सकता है, कॉइल सर्कुलर सिलिंड्रिकल हो सकता है। यहाँ क्या है, 3 स्टेप क्रूसिफॉर्म भी हो सकता है आपका कोर, और कॉइल इस तरह से सर्कुलर सिलिंड्रिकल हो सकता है। इस तरह से अलग अलग वेराइटीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था और आगे चल के डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे, स्पाइरा कोर ट्रांसफार्मर एक चर्चा हुआ था जिसका इस तरह से स्पाइरल कोर रहता है, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। आगे चल के और डिटेल्स हम लोग देखेंगे। और एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पर ये बेरी टाइप ट्रांसफार्मर है। ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये कोर निकला हुआ है और इस तरह वाइंडिंग आपस में प्लेस्ड है। पहले एलवी वाइंडिंग की लेयर है नज़दीक में, बीच में इंसुलेशन है और फिर इधर एचवी वाइंडिंग की लेयर है। ये टॉप व्यू है। तो इस तरह से स्पाइरल कोर वाला ट्रांसफार्मर यूज होता है, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर यूज होता है। आगे चल के इनको और डिटेल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर को डिटेल से देखेंगे और फिर आगे हम लोग उसमें बढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के टॉपिक में। ओके, थैंक यू।